Hey everyone, welcome in CLAT Point. Let's start today's the Hindu news discussion जो कि CLAT, A-Late, CLAT PG, NLSET एंड अदर लॉ एंट्रेंस टेस्ट के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। बिना समय गवाए आगे बढ़ते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब चैनल को जरूर कर लेना। देखिए अभी उत्तराखंड के अंदर ना पुलिस प्रशासन के ऊपर वहाँ पे बड़ा क्वेश्चन उठ रहा है, या फिर जो वहाँ पे एग्जिस्टिंग पुलिस का सिस्टम है उसके ऊपर काफ़ी सारी क्वेश्चन हो रही है, क्रिटिसिज्म हो रहा है। तो ऐसा क्या है उत्तराखंड के अंदर जिसकी वजह से ये क्वेश्चन में है। देखिए आप सभी को पता है वहाँ पे अंकिता भंडारी जी के साथ क्या हुआ। देखिए अंकिता भंडारी जी ने जो है एज ए रिसेप्शनिस्ट की तरह एक रेस्टोरेंट में, एक होटल में ज्वाइनिंग करा था। फिर बाद में ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि उनके ऊपर प्रेशर क्रिएट किया जा रहा था कि एक्स्ट्रा सर्विस प्रोवाइड करो। एक्स्ट्रा सर्विस से बेसिक मतलब है सेक्सुअल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो। तो ये सारी चीज़ें करने के लिए जब उन्होंने मना कर दिया गया तब उनको जो है आपको पता है किस तरीके से एक नहर में फेंक दिया गया था। तो ये पूरा मामला था। लेकिन इसके बाद जो एक चिंता का विषय दिखा, ये तो इतनी दुखद घटना थी ही थी, इसके बाद भी एक प्रॉब्लम ये देखने को मिली कि उत्तराखंड के अंदर ना पुलिस ने कंप्लेन लिखने को मना कर दिया। जब स्टार्टिंग में कंप्लेन करने के लिए उनके पेरेंट्स या कोई भी गई कि हमारी बेटी नहीं मिल रही है, उसके बाद जब रेस्टोरेंट ओनर ने कहा तब जाके इन्होंने कंप्लेन लिखी थी। तो ऐसा कारण क्या है? देखिए सबसे बड़ी चीज़ ये है कि उत्तराखंड के अंदर गाइस आज भी जो है ना वो पटवारी पुलिस चल रही है। पटवारी पुलिस के अंदर बेसिकली मतलब ये होता है, देखिए उत्तराखंड के अंदर अराउंड 60% ऑफ पुलिसिंग जो है वो पटवारी पुलिस है। इसके अंदर जैसे कि लेखपाल होते हैं, पटवारी होते हैं, यही लोग केस लिखते हैं, इसी पे जांच होती है, रजिस्टर होता है, फिर यही लोग इन्वेस्टिगेट करते हैं। तो ये बहुत एक अनप्रोफेशनल तरीका है जो कहीं कहीं जगहों पे ही था, जिसमें उत्तराखंड आपका एक था। 2018 में उत्तराखंड की हाई कोर्ट ने इसको ख़त्म करने के लिए भी कहा था। फिर वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया था और अभी तक मामला वो पेंडिंग है। ये दिखाता है कि कितनी लॉ एंड ऑर्डर जो है हमारे यहाँ स्लो चलता है। सुप्रीम कोर्ट में 2018 का मैटर पेंडिंग है। अब फिर से प्ली डली है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। क्या पता सुप्रीम कोर्ट अब इस इंसिडेंट के बाद इसके ऊपर ज़रूर निगरानी करे या फिर इसके ऊपर देखे और इस पर कुछ ना कुछ डिसीजन ले। लेकिन देखिए हम लोग ना बहुत चीज़ें सपोर्ट करते हैं। हम लोग कभी कभी कहते हैं ये सरकार अच्छी है, वो सरकार अच्छी है, पर भगवान ना करे ऐसी कोई सिचुएशन आपके हमारे साथ हो जाए और फिर पुलिस प्रशासन आपकी कंप्लेन नोट ना करे, तो आप सोचिए कि उस बच्ची के माता पिता पे क्या बीत रही होगी जब ये चीज़ हो रही होगी। तो ये एक हार्श रियलिटी है जो हो रही है और इसके ऊपर जो है कुछ ना कुछ होने की ज़रूरत है। तो ये था ये मसला, मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयर जरूर किया जाए। आगे बढ़ें उससे पहले अगर आप लोग क्लैट 2023 का क्रैश कोर्स चाहते हैं, चाहे वो क्लैट यूजी का हो चाहे क्लैट पीजी का हो, तो आप हमसे इनरोल कर सकते हैं। क्लैट यूजी के लिए विजेता बैच चल रहा है, क्लैट पीजी के लिए अचीवर्स बैच चल रहा है, एनएलसेट की जो स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ब्रह्मास्त्र बैच हमारे यहाँ चल रहा है। आप हमसे मॉक टेस्ट भी ले सकते हैं, क्लैट के, एलेट के, क्लैट पीजी के, एनएलसेट के, DULLB के। इन सभी कोर्सेज में इनरोल करने के लिए करना ये है कि डिस्क्रिप्शन से हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है। वहाँ से आप जो है जिस भी कोर्स में इनरोल करना चाहते हैं उसकी डेमो क्लास देख सकते हैं। आपको जो भी वहाँ पे डाउट चाहिए वहाँ पे डिटेल भी है, टीम का कॉन्टैक्ट नंबर भी है। तो आप किसी भी माध्यम से अपनी आपको पुष्टि करके आप इनमें इनरोल करना चाहें कर सकते हैं। इन सभी कोर्सेज के साथ यू विल गेट अ पर्सनल मेंटोर जो आपको 24/7 गाइड भी करेंगे। आप चाहें तो क्लैट पॉइंट का मैजिक बॉक्स घर मंगवा सकते हैं जिसमें कि 7 बुक्स आपके घर पे आएंगी प्लस 50 मॉक टेस्ट आपको मिलेंगे। तो ये सारी चीज़ें ज़्यादा डिटेल के लिए एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा। द हिंदू का एडिटोरियल पेज जो है आज का बड़ा निराशाजनक है। कुछ आर्टिकल्स जो हैं अनवांटेड टाइप के हैं जो हमारे एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से, और कुछ हैं रिपीटेटिव हैं, जैसे कि परमानेंट मेंबरशिप ऑफ UNSC इज़ अनदर स्टोरी। तो ये हम काफ़ी समय से पढ़ रहे हैं, परमानेंट मेंबर भारत बनना चाहता है। हमने सारे जो करंट अफेयर के पर्सपेक्टिव की चीज़ें हैं वो सारी देख डाली हैं। यहाँ पे अगर आपको इंग्लिश इंप्रूव करने के लिए इस आर्टिकल को पढ़ना है या सिल्वर लाइनिंग पढ़ना है, ट्रेड केयरफुली पढ़ना है, इंडिया नेपाल टाइज वाला जो ये आर्टिकल है, अभी कोई ऐसा तो कुछ चल नहीं रहा है दोनों कंट्रीज़ के बीच में या कोई मीट हुई है, एक मतलब आउट ऑफ द वे अभी अचानक से कोई हाइड्रो पावर वाला जो प्रोजेक्ट था उसके ऊपर ये लिख दिया गया है। तो यू कैन रीड देम फॉर इम्प्रूविंग योर इंग्लिश। इधर वाले पेज पे आम आदमी पार्टी पॉलिटिकल न्यूज़ हैं, तो ये सब आप चाहो तो उसलिए पढ़ सकते हो, अदरवाइज एग्जाम के पर्सपेक्टिव से नहीं है। अब जैसे कि एक आर्टिकल है द लैक ऑफ क्वालिटी इंजीनियरिंग एजुकेशन, तो भाई अब ये आपके एग्जाम में थोड़ा आएगा, तो वो वाली चीज़ है। अब न्यूज़ देखते हैं, न्यूज़ ठीक ठीक है हिंदू में। 3 गहलोत लॉयलिस्ट गेट नोटिस, नो क्लैरिटी ऑन पार्टी प्रेसिडेंट पोल।
पॉलिटिकल न्यूज़ है, पर ठीक है, क्या हो रहा है देश में। प्रॉब्लम वही है, राजस्थान के अंदर अशोक गहलोत और सचिन पायलट आमने सामने खड़े हैं। अशोक गहलोत अपनी डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट बता नहीं रहे, लेकिन पॉलिटिक्स हम सभी को पता है। कहीं ना कहीं क्योंकि सचिन पायलट ने उनके अगेंस्ट में पहले कैंपेनिंग कर डाली थी, तो गहलोत जी नहीं चाहते हैं कि ये चीफ मिनिस्टर बने। ऐसा हो सकता है, ऐसे चांसेस लग रहे हैं। तो उनके साथ के जो एमएलएज हैं वो भी बिल्कुल डट के खड़े हुए हैं कि भैया सचिन पायलट को तो नहीं बनने देंगे। तो ये चीज़ है। और अगर अब सचिन पायलट को चीफ मिनिस्टर नहीं बनाया राजस्थान का, तो ये डेफिनेटली पार्टी छोड़ देंगे। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो देखने को मिल रही हैं। इसके बाद अगला आर्टिकल है, लेट ईसी डिसाइड शिंदेस क्लेम ऑन रियल शिवसेना सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली जो है यहाँ पे वर्डिक्ट दे दिया है इस मैटर के ऊपर। कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बैठी थी। मामला ये था कि असली शिवसेना कौन सी है, उद्धव ठाकरे वाली या जो आपके शिंदे जी की है। तो इस पे जो है अब इलेक्शन कमीशन का जो डिसीजन होगा वो फाइनल होगा, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है। इसके बाद देखिए गाइस, अगली न्यूज़ है, स्टॉप डिफेमेटरी ट्वीट अगेंस्ट एलजी। दिल्ली हाई कोर्ट ने ट्यूसडे के अंदर आम आदमी पार्टी से कहा है कि भैया जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं विनय कुमार सक्सेना जी, उनके ऊपर एंड उनके परिवारजनों के ऊपर आम आदमी पार्टी जो डिफेमेटरी ट्वीट्स कर रही है उसको तुरंत खत्म करे, डिलीट करे, अदरवाइज फिर एक्शन लिया जाएगा। और सत्यमेव जयते फिर एलजी ने ट्वीट किया है उसके बाद। वहाँ अलग ही चल रहा है, दिल्ली का अलग ही सीन है। फाल्के अवार्ड फॉर आशा पारेख। तो 2020 का दादा साहेब फाल्के अवार्ड, जो कि कोविड एंड एवरीथिंग की वजह से थोड़ा टल रहा था, तो वो अब फाइनली अनाउंस कर दिया गया है। आशा पारेख, आपने इनको बहुत जगहों पे मूवीज़ में देखा होगा। अगर आप पुराने मूवीज़ के शौकीन होंगे तब भी आपने इनको देखा होगा, वरना आज की डेट में ये काफ़ी मदर वाले और ऐसे वाले रोल भी करती हैं, आपने वो भी देखा होगा। तो इनको मिल गया है दादा साहेब फाल्के अवार्ड 2020। थोड़ा सा जानते हैं दादा साहेब फाल्के अवार्ड के बारे में। तो ये हाईएस्ट फिल्म ऑनर है जो कि आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ इंडियन सिनेमा के लिए दिया जाता है। दादा साहेब फाल्के अवार्ड जो है वो 1969 से गाइस शुरू किया गया था। पहली बार ये देविका रानी जी को दिया गया था, जो कि फर्स्ट लेडी ऑफ इंडियन सिनेमा कही जाती हैं। हु इज़ दादा साहेब फाल्के? तो ही इज़ द फर्स्ट पर्सन जिन्होंने डायरेक्ट करी थी भारत के अंदर एक मूवी जिसका नाम था राजा हरिश्चंद्र। 1913 की ये मूवी थी। इसके अलावा फर्स्ट फीचर फिल्म जो है राजा हरिश्चंद्र है इंडिया की, जो 1913 में इन्होंने डायरेक्ट करी थी। इनको फादर ऑफ इंडियन सिनेमा भी कहा जाता है। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंस्टीट्यूटेड दादा साहेब फाल्के अवार्ड इन हिज ऑनर फॉर ए लाइफ टाइम कॉन्ट्रीब्यूशन टू इंडियन सिनेमा। सो हियर इज द इमेज ऑफ दादा साहेब। और इस बार जो है आपका जो दादा साहेब फाल्के अवार्ड है आशा पारेख जी को दिया गया है। चलिए बढ़ते हैं आगे। सेंटर डिक्लेयर्स पीएफआई अनलॉफुल एसोसिएशन फॉर 5 ईयर्स। ये टाइम्स ऑफ इंडिया से उठाया मैंने न्यूज़। क्या हुआ है पीएफआई के बारे में, मैंने आपको अभी कल की न्यूज़ में बताया था कि क्या है। अभी इसके ऊपर क्रैकडाउन कर रही है सरकार यूएपीए के तहत। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया जो है, इसमें काफ़ी सारी चीज़ों से जब जांच निकली तब ये पता भी पड़ता है। काफ़ी बार जो भी आप कह सकते हो ना कि कुछ अनवांटेड गतिविधियां देखने को मिलती हैं, तो पीएफआई का उसमें रोल रहता है। तो अभी क्या हुआ है, अंडर सेक्शन 3 ऑफ यूएपीए अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट 1967 फॉर ए पीरियड ऑफ 5 ईयर्स दिस इंस्टीट्यूशन इज बैंड। तो ये यूएपीए का यूज़ करके इंडियन गवर्नमेंट ने किया है। पीएफआई के साथ साथ इनके और भी जो एसोसिएशंस हैं उनको भी बैन किया गया है, जिसमें आपकी रिहैब इंडियन फाउंडेशन RIF, कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया CFI, ऑल इंडिया इमाम्स काउंसिल, नेशनल कन्फेडरेशन ऑफ ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन, नेशनल वुमेन फ्रंट, जूनियर फ्रंट, एम्पावर इंडिया फाउंडेशन एंड रिहैब फाउंडेशन केरला। इन सभी को 5 साल के लिए बैन कर दिया गया है यूएपीए के सेक्शन 3 के तहत। ये रिकमेंड किसके द्वारा किया गया था कि इनको बैन किया जाए? उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा, कर्नाटका के द्वारा, गुजरात के द्वारा। 3 स्टेट्स के द्वारा डिमांड करी गई थी, जिसके बाद इनको जो है बैन कर दिया गया है। ध्यान रखना है 3 स्टेट्स का नाम। व्हाट इज अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट? हमने 1000 बार देखा है, आज 1001 बार भी देख लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं ना। तो पास्ड इन 1967। इसका जो एम था वो ये था कि इफेक्टिव प्रिवेंशन ऑफ अनलॉफुल एक्टिविटीज एसोसिएशन इन इंडिया किया जाए। ये एब्सोल्यूट पावर देता है सेंट्रल गवर्नमेंट को कि क्या चीज़ अनलॉफुल है हमारे देश में वो बता सकें, और कुछ ऐड भी कर सकते हैं ऑफिशियल गैजेट में पब्लिश करके। हाईएस्ट पनिशमेंट इसके अंदर है डेथ पेनल्टी एंड लाइफ इम्प्रिजमेंट। इंडियन एंड फॉरेन नेशनल कैन बी चार्ज्ड
आप इंडिया में जैसे करोगे, आप बाहर के देशों में जाके भी अगर कुछ उस तरीके की चीज़ें करोगे तो सेम मैनर में ही आपको सजा मिलेगी। चार्जशीट जो है मैक्सिमम 180 डेज़ के अंदर इसमें फाइल करी जा सकती है। इवन अरेस्ट के बाद अगर आप 180 दिन के बाद यहाँ पे चार्जशीट फाइल की जाती है, और ये ड्यूरेशन इट कैन बी एक्सटेंडेड फर्दर। ये नॉर्मल केसेस में 180 दिन का नहीं मिलता है टाइम। बताओ नॉर्मल केसेस में कितने टाइम का मिलता है, जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताओ। नहीं पता होगा, पर प्रॉबेबली मुझे ऐसा उम्मीद है कि मैंने आपको किसी सेशन में बताया था, तो मुझे ऐसा याद आ रहा है, तो मुझे बताना, ठीक है। इसके अलावा ये 180 दिन का पीरियड भी एक्सटेंड किया जा सकता है, आप कोर्ट से परमिशन ले लो इसके लिए। तो 2019 में इसमें कुछ अमेंडमेंट्स हुए थे, जिसमें से कुछ 3 अमेंडमेंट्स जो मेन सारी चीज़ें हैं वो यही हैं। द एक्ट एम्पावर्स द डायरेक्टर जनरल ऑफ NIA, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, टू ग्रांट अप्रूवल, सीजर, अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी व्हेन द केस इज इन्वेस्टिगेटेड बाय द सेड एजेंसी, ठीक है। तो अटैचमेंट ऑफ द प्रॉपर्टी पहला पावर मिला, किसको मिला वो हमने देखा। इसके अलावा ये एक्ट जो है ये अब एम्पावर करता है ऑफिसर्स ऑफ NIA ऑफ द रैंक ऑफ इंस्पेक्टर और अबव टू इन्वेस्टिगेट केसेस ऑफ टेररिज्म इन एडिशन टू दोज कंडक्टेड बाय द DSP और ACP। तो यहाँ पे और इंक्लूड कर दिया गया है, मतलब पहले जो है आपके नॉर्मल इंस्पेक्टर यहाँ पे नहीं थे, तो इंस्पेक्टर एंड अबव और भी इसमें कैटेगरीज ऐड कर दी गई हैं कि वो जो टेररिज्म से रिलेटेड मुद्दे हैं उसको इन्वेस्टिगेट कर सकती है। अब यहाँ पे इंडिविजुअल को भी टेररिस्ट घोषित करा जा सकता है, ये ऐड किया गया है। पहले जैसे कि सिर्फ PFI जैसी इंस्टीट्यूशंस थी तो सिर्फ पूरी की पूरी संस्थान को कर सकते थे, लेकिन अब क्या है कि अब किसी बंदे को भी कह सकते हैं कि भैया ये बंदा जो है ही इज़ अ टेररिस्ट, ठीक है। इसके बाद इसका सेक्शन 15, 17, 18 UAPA का बहुत न्यूज़ में रहता है। दिल्ली हाई कोर्ट ने इसके ऊपर भी वर्डिक्ट दिया था कि क्यों क्या क्या आप ध्यान रखना है जब इनको यूज़ करें। तो सेक्शन 15 जो है ना वो इनग्राफ्ट्स द ऑफेंस ऑफ टेररिस्ट एक्ट। सेक्शन 17 लेज डाउन द पनिशमेंट फॉर रेजिंग फंड फॉर कमिटिंग अ टेररिस्ट एक्ट। सेक्शन 18 जो है वो ऑफेंस ऑफ पनिशमेंट फॉर कॉन्स्पिरेसी एक्सेट्रा टू कमिट अ टेररिस्ट एक्ट और एनी एक्ट प्रिपरेटरी टू कमिट अ टेररिस्ट एक्ट। 17 में मतलब भैया किसी ने फंड इकट्ठा किया टेररिज्म को प्रमोट करने के लिए। 18 में अगर आपने कुछ कॉन्स्पिरेसी करी कुछ इस तरीके की गतिविधि को करने के लिए, तो ये सारी चीज़ें इन तीनों सेक्शन के अंदर इंक्लूडेड हैं। की ऑब्जर्वेशन मेड बाय द कोर्ट, तो टेररिस्ट एक्ट शुड नॉट बी यूज लाइटली सो एज टू ट्रिवलाइज दैम, मतलब हर किसी चीज़ में टेररिस्ट एक्ट को मत ले आइएगा। अगर वो जेन्युइन लगता है कि हाँ टेररिज्म का एक्ट है तभी आप उसमें मानिएगा इसे। दूसरा कि टेररिस्ट एक्टिविटी जो है ना वो तभी मानिएगा जब कोई नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस से हटके कोई चीज़ हो, जो इन्फोर्समेंट एजेंसीज के द्वारा नॉर्मल तरीके से कंट्रोल ना करी जा पाए, तो उन्हीं चीज़ों को आप टेररिस्ट एक्ट की तरह डालिएगा। ये हितेंद्र विष्णु ठाकुर केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट था, ठीक है। चलिए इसके बाद गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड द ऐप टू कैप्चर डेटा ऑन ग्राउंड वाटर लेवल्स। इस ऐप का नाम है जलदूत। क्या नाम है इस ऐप का? जलदूत। ये किसके द्वारा लॉन्च करी गई है? सरकार के द्वारा, लेकिन सरकार में 2 मिनिस्ट्रीज इन्वॉल्व हैं, उनका नाम आपको पता होना चाहिए। एलिट जैसे एग्जाम्स के लिए ऐसे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। जॉइंटली डेवलप्ड बाय द रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज मिनिस्ट्रीज, ठीक है। क्या नाम है इसका? जलदूत। ये क्या देखेगी? ग्राउंड वाटर लेवल्स का क्या हालत है वो समझने की कोशिश करेगी। अभी जो 2021 का आंकड़ा है देखो, उसमें अगर आप देखोगे तो 3 मेजर स्टेट्स जहाँ पे ग्राउंड वाटर इंक्रीज हुआ है, तमिलनाडु, कर्नाटका, तेलंगाना, और 3 ऐसे स्टेट जहाँ पे ग्राउंड वाटर लेवल कम हुआ है वो है पंजाब, राजस्थान एंड हरियाणा। सेंटर दिल्ली डिस्प्यूट टू बी हर्ड ऑन नवंबर 9। जो ब्यूरोक्रेट से लेके मामला फंसा हुआ है कि सेंट्रल गवर्नमेंट की चलेगी कि दिल्ली गवर्नमेंट की चलेगी, तो ये वाला मामला सुनने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने मंजूरी दे दी है। नवंबर 9 के आसपास से ये केस सुना जाएगा। इन अ फर्स्ट स्टैट्यूट बेंच केस बीम्ड लाइव ऑन यूट्यूब। तो यहाँ पे देखिए 3 केसेस को साथ में लाइव किया गया था सुप्रीम कोर्ट के चैनल पे, यूट्यूब चैनल पे। तो वही यहाँ पे ये न्यूज़ है। एग्जाम के पर्सपेक्टिव से कुछ नहीं है, पर आप लोग भी चाहो तो यूट्यूब पे देख सकते हो। ये वैसे अच्छी चीज़ हो रही है आज की डेट में, काफ़ी सारे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जो प्रोसीडिंग्स हैं ना वो यूट्यूब पे लाइव दिखाई जाती है, तो वो एक अच्छी चीज़ है। सुप्रीम कोर्ट रिजर्व वर्डिक्ट ऑन पिटीशन अगेंस्ट EWS रिजर्वेशन। तो EWS रिजर्वेशन जिसमें कि 10% रिजर्वेशन दिया जाता है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को, तो उसके ऊपर काफ़ी क्वेश्चन चल रहा था। तो इस पर जो जजमेंट आया है, जो 103rd अमेंडमेंट था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, उस पर जो वर्डिक्ट आया है इसको अभी रिजर्व कर लिया गया है। ये विथ टाइम कुछ दिन बाद या जब भी कोर्ट को लगेगा तब वो इसका फाइनल वर्डिक्ट आपके सामने रखेगी।
ईरान प्रोटेस्ट डेट टॉप्स 75 एज गवर्नमेंट डबल्स डाउन। तो ईरान में देखिए ये तो ऑफिशियल आंकड़ा है, लेकिन वहाँ पे हालत ज़्यादा गंभीर है और लोगों ने जो है ना बहुत ही तगड़े तरीके से ईरान के जो अभी करंट रेजिमा है या जो भी ये कंजर्वेटिज्म का जो ये पूरा का पूरा पॉलिसी चल रही है सरकार के द्वारा, मॉरल पुलिस और ये सब, इन सब के अगेंस्ट में जनता जो है बिल्कुल भड़क चुकी है। महसा अमीनी की मृत्यु के बाद हमें पता है, तो वही चीज़ यहाँ पे चल रही है। रशिया प्रॉक्सीज क्लेम विक्ट्री इन एनेक्सेशन इलेक्शन इन यूक्रेन। तो देखिए यूक्रेन का जो आपका जो कुछ एनेक्स वाला रीजन है जो रशिया के बॉर्डर के बगल में था, वहाँ पे रशिया ने रेफरेंडम कराया है और ये प्रोबेबली रिजल्ट तो यही दिखाएगा रशिया, या फिर यही रिजल्ट आएगा कि रशिया के फेवर में है और फिर रशिया उसको ऑफिशियली अपना पार्ट बना लेगा। रशिया ने ये क्रीमिया में भी किया था 2015 के अंदर, वहाँ पे रेफरेंडम हुआ था जब रशिया ने क्रीमिया को अनेक्स किया था। रेफरेंडम में दिखाया गया था कि सभी लोग चाहते हैं कि रशिया के साथ जुड़ जाएं, तो यही चीज़ यहाँ पे आएगी। ऑल द वेस्टर्न कंट्रीज, यूक्रेन ने इसको मानने को मना कर दिया है। ये था गाइज हमारा आज का सेशन। आज हमने क्या क्या देखा? रशिया प्रॉक्सीज क्लेम विक्ट्री इन एनेक्सेशन इलेक्शन इन यूक्रेन, ईरान का प्रोटेस्ट वाला देखा, सुप्रीम कोर्ट रिजर्व वर्डिक्ट इन अ फर्स्ट, ये वाला लाइव स्ट्रीमिंग वाला है ना, सेंटर दिल्ली डिस्प्यूट टू बी हर्ड ऑन November 9, गवर्नमेंट ऐप टू कैप्चर डेटा ऑन ग्राउंड वाटर लेवल्स। फिर हमने यहाँ पे यूएपीए डिटेल में देखा, अभी क्या हुआ है वो हमने देखा, दादा साहेब फाल्के अवार्ड के बारे में जाना, एलजी एंड एवरीथिंग जो चल रहा है वो हमने जानने की कोशिश करी। दिस इज़ इट, ये था हमारा आज का सेशन एंड आई होप गाइज आपको सेशन अच्छा लगा हो। थैंक यू सो मच गाइज, जय हिंद जय भारत।